विलियम शेक्सपियर की एक कविता है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। कड़कती सर्दियों में, सर्द हवाओं में हड्डियों को चटकाने की आवाज आए। कुछ ऐसी ही स्थिति रही होगी तब, जब शायद विलियम शेक्सपियर ने इस कविता को जन्म दिया होगा, लिखा होगा। कल्पना कीजिए, सर्दियों की उस रात को जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैला हो, शरीर नंगा हो, कोई कपड़ा न हो तन ढकने को, और तब सर्द हवाएं आपके जिस्म को टटोले, पेट खाली हो और जिंदगी में कुछ बचा न हो, कोई उम्मीद बाकी न हो, न किसी के कदमों के आने की आहट का इंतजार हो। जिंदगी में जो भी आया धोखा ही दिया, भरपूर लूटा और एक जिंदा लाश समझकर छोड़ दिया, ऐसे ही बियावान में। तब शायद उस आदमी ने कहा होगा, बहो तू सर्द हवाए, तू उतना निर्मम नहीं जितनी मनुष्य की कृतघ्नता है, इनग्रेटिट्यूड है। तेरे दांत उतने तीखे नहीं क्योंकि तू दिखाई नहीं देता, हालांकि तेरी सांस उदंड है। इस संसार में अधिकांश मित्रता कपट है, अधिकांश प्रेम मात्र मूर्खता है। आकाश डंक नहीं मारता जितना मित्र बनकर लोग डंक मारते हैं। इस कविता को मैंने वर्षों पहले पढ़ा था, जब हाई स्कूल में था। तब मुझे उसका अर्थ वही समझ में आया जो मेरे शिक्षक ने मुझे बताया। लेकिन आज लगभग 50 वर्षों के बाद उस कविता का मर्म समझ में आया। मैंने महसूस किया, शायद इसलिए लोग वक्त से डरते हैं। वक्त कभी न कभी वह सब कुछ समझा देता है जो आपने कभी सोचा भी न होगा। आज मैं एक आप बीती ऐसी ही कहानी, सच्ची कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं और सुनाता हूं उस सच्ची कहानी को। आइए सुनते हैं उस कहानी को। ये कहानी जिंदगी में बहुत कुछ सीख देगी आपको। उसका नाम अनुराग गुप्ता था। तब मैं अपनी नौकरी के आखिरी पड़ाव पर था। मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह थी जहां पहुंचने के लिए सुबह 6 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। स्टेशन आता और ट्रेन पकड़ता। लगभग 1.5 घंटे के बाद मैं उस स्टेशन पर पहुंचता जहां मेरी पोस्टिंग थी। वहां से ज़्यादातर पैदल या कभी कभी ऑटो का सहारा लेकर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करता और पहुंच जाता अपने कार्यालय के पास। थोड़ी ही दूर पर चाय नाश्ते की दुकान थी जहां अक्सर मैं बैठा करता था और इंतज़ार करता था अपने सहकर्मियों के आने का। ठीक उसी के बगल में एक किराना की दुकान थी। यह दुकान अनुराग गुप्ता की थी। काफ़ी बड़ी दुकान थी और दैनिक जीवन में काम आने वाली तमाम चीज़ें वहाँ मिल जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि चाय वाले के घर कोई दुर्घटना हो गई। कोई मर गया था जिसकी वजह से उसका दुकान खुला नहीं। मैं जब स्टेशन से ऑफिस तक आया तब थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगा था। मैं लगभग भीगने ही लगा था। मैंने इधर उधर देखा, देख ही रहा था कि एक जगह बैठने के लिए। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया और मुझे किराना दुकान तक ले गया। अनुराग बैठा था। मुझे देखते ही उठकर खड़ा हो गया और अभिवादन कर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बैठने को कहा। मैंने मुस्कुराकर उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। वह पढ़ा लिखा, व्यवहार कुशल और बहुत सहज प्रकृति का आदमी था। उसके व्यक्तित्व में बहुत कुछ ऐसा था जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता था। मैं भी उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और हम दोनों बहुत ही कम समय में सहज और एक दूसरे के प्रति सरल हो गए। जब कभी मैं उसकी दुकान पर नहीं जाता तो वह मिलने के लिए मेरे ऑफिस में चला आता था। जितने दिनों तक मेरी पोस्टिंग वहाँ रही, कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम दोनों न मिले हों। बहुत आत्मीयता हो गई थी हम दोनों को परस्पर। फिर मैं वहीं से अपनी नौकरी से रिटायर हो गया और घर पर रहने लगा। फ़ोन के जरिए बात होती रहती थी। कभी कभी मैं अपनी बाइक या कार से उससे मिलने चला जाता था। फिर मैं कलकत्ता आ गया। अब मिलना जुलना न के बराबर होता था। कभी कभी महीना 2 महीना में गुप्ता का फ़ोन आ जाता
औपचारिक बातें होती वो भी बहुत कम। वक्त बीतता गया और एक दिन अचानक अनुराग गुप्ता से हावड़ा स्टेशन पर मुलाकात हो गई। वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और बोला, सर आप इधर कलकत्ता? हमने कहा हाँ, मैं आजकल यही रहता हूँ और घर जा रहा हूँ। मैंने कहा और आप गुप्ता जी कैसे हो? उसने कहा ठीक है सर। मैंने पूछा उससे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि सर मैं कुछ काम से आया तो मैं भी समस्तीपुर लौट रहा हूँ। मैं भी चल रहा हूँ इसी मिथिला ट्रेन से। ऐसे ही कुछ औपचारिक बातें करते हुए हम दोनों ट्रेन में सवार हो गए। ये एक इत्तेफाक था या कुछ और? इत्तेफाक से हम दोनों का बर्थ एक ही बोगी में आमने सामने था। कुछ देर हम दोनों मौन ही रहे। गाड़ी एक स्टेशन पार कर गई। फिर अनुराग ने मेरी ओर गहन दृष्टि से देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहता है। मैं बात करने के मूड में तो था नहीं, घर के समस्याओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन अनुराग ने बात छेड़ दी। उसने कहा, सर एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। उसने एक लंबी सांस ली, खिड़की के बाहर देखा और फिर बोला, सर आपको अजीब सा लगेगा मेरी बात सुनकर। मैंने कहा क्यों भाई गुप्ता जी, अजीब क्यों लगेगा? इतने दिनों बाद मिले हो, बोलो जो बोलना चाहते हो। वक्त भी है हम दोनों के पास, बोलो जो बोलना चाहते। गाड़ी तो सुबह पहुंचेगी, कितनी देर सोएंगे? उसने कहा सर ठीक बात बोल रहे हैं सर। मैं कह रहा था कलकत्ता बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। मैंने कहा हाँ भाई बड़ा शहर है, शांत लगता है, ज़्यादा हलचल नहीं है अन्य शहरों की अपेक्षा। उसने कहा सर हम सोचते हैं यही कलकत्ता में रह जाए। मैंने कहा अरे वहाँ घर पर आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतनी इज्जत है, वहाँ दूर दूर तक लाखों लोग आपको जानते हैं। यहाँ वो बात नहीं मिलेगी। ये शहर जरूर बड़ा है लेकिन इसमें आप खो जाएंगे। आपके कारोबार का क्या होगा और यहाँ आप करेंगे क्या? उसने कहा वो सब तो ठीक है सर, जैसा होगा वैसा देखेंगे, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी के बारे में लोग दबी जुबान से कुछ न कुछ तो कहते रहते हैं। अब मन उचाट हो गया है वहाँ से, अब मैं वहाँ रहना नहीं चाहता। एक बात बताता चलता हूँ, गुप्ता के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। लगभग 25-26 साल पहले वह किसी काम के सिलसिले में बनारस गया था। वहाँ का काम खत्म करके जब वह घर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। उसके बच्चों ने बताया कि एक दिन पहले वह घर से निकली थी और घर लौटी नहीं थी। घर पर किसी को कुछ बोली नहीं थी। तब आज की तरह मोबाइल नहीं था, टेलीफोन भी कम ही था। उसने अपने ससुराल वालों से बात की, शायद वह वहाँ चली गई हो, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। फिर सभी संभावित जगहों पर पता लगाया लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। गुप्ता पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की सोच ही रहा था कि बाजार का एक आदमी उसके पास आया और उसने बताया कि उसकी पत्नी और उसके मकान में रहने वाले एक पुराने किराएदार को उसने बेगूसराय स्टेशन पर देखा है। अब गुप्ता की स्थिति अजीब सी हो गई। मामला अवैध संबंध का था। गुप्ता एक बहुत ही संभ्रांत और रसूख वाला व्यक्ति था। अगर पुलिस में जाकर रिपोर्ट करता तो उसकी इज्जत की छिया लेदर हो जाती। बहुत सोचने के बाद उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लोगों को बोल दिया कि वह अपने दूर के रिश्तेदारों को यहाँ चली गई है और आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ठीक 15 दिन बाद एक दिन जब गुप्ता दुकान बंद करने के लिए शटर में ताला लगा रहा था कि एक रिक्शा आकर दुकान के सामने में रुका। बड़ी अस्त व्यस्त अवस्था में उसने अपनी पत्नी को रिक्शे से उतरते देखा। अगल बगल की दुकानें सब बंद हो चुकी थी। इक्का दुक्का लोग दूर दूर तक नजर आ रहे थे। गुप्ता जल्दी से रिक्शा की तरफ बढ़ा और पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे घर की सीढ़ियां चढ़ गया। नीचे दुकान खुला ही छोड़ दिया था। पत्नी को घर के अंदर कर वह फिर वापस आया, तब दुकान बंद कर घर में दाखिल हुआ। उसने पत्नी को देखा, वह डरी सहमी कांप रही थी। गुप्ता एक शालीन व्यक्ति था, वह कुछ नहीं पूछा। उसने अलमीरा की चाबी दी और कहा कि उसमें से कपड़े निकाल लेना, खाना खाकर सो जाओ। बात फिर उसने अपनी पत्नी को समझा दिया किसी से कुछ नहीं करने के लिए। तब से पिछले 25-26 वर्षों से वह गुमनाम सा जिंदगी जीता रहा है। इन 25-26 वर्षों में उसने अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेवारियां पूरी की। बच्चों एवं रिश्तेदारों से कितनी बार मानहानि झेला, लेकिन कभी कुछ बोल नहीं पाया। वह चरित्र का बहुत ऊंचा था, उसकी सोच बहुत ऊंची थी।
एक सन्यासी सा पूरा जीवन बिताया, लेकिन एक चीज उसके अंदर पनप गई थी, औरतों के प्रति घृणा। वह उसे छुपा नहीं पाता था। ऐसे ही एक दिन पीने पिलाने के दरमियान वह टूट सा गया और अपने अंदर छुपे हुए इस राज को मेरे और मेरे एक और सहकर्मी के सामने उगल दिया। उस दिन मेरे ऑफिस में पार्टी थी। उस दिन मैंने उसकी आंखों में दर्द का सैलाब देखा। मेरे सहकर्मी थोड़ा ज़्यादा पी लिए थे, फिर भी गुप्ता के जाने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो मैंने किसी तरह समझा दिया कि गुप्ता एक कहानी, एक उपन्यास लिख रहा है, उसी का प्लॉट बोला था। यह उसकी व्यक्तिगत बात नहीं है। बात आई गई और ख़त्म हो गई। नशे के कारण, नशे के साथ साथ वह बात भी खत्म हो गया। लेकिन उस दिन जब उस ट्रेन में उसने फिर पत्नी का जिक्र किया, तब मुझे उस दिन उसकी याद आ गई। मैंने बात का रुख बदलने के ख्याल से कहा, आपकी पत्नी तो गुजर गई? उसने कहा, हाँ, पाँच वर्ष पहले मर गई। उसे संक्रामक रोग हो गया था, फिर भी मैंने उसका इलाज कराया था, लेकिन वह बच नहीं सकी। मैंने कहा, छोड़िए बीती बातों को, आप कुछ और कहना चाहते थे। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ सर, मैं जीना चाहता हूँ अपने लिए सर अब। मैंने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? मस्ती से रहिए और बिंदास जिंदगी गुजारिए। उसने कहा, वही तो कर रहा हूँ सर, वही तो कह रहा हूँ। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, सर, मैं शादी करना चाहता हूँ। अकेले जिंदगी में मुश्किलें बहुत है। शादी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं क्या बोलता, मेरी समझ से परे की बात थी। बहुत देर तक मैं उसका चेहरा देखता रह गया। बात उसने ही फिर शुरू किया और बोला, मुझे एक लड़की मिल गई है, यही कलकत्ता में। मैं उसी के घर से लौट रहा हूँ। मैं शून्य सा हो गया था। उसका चेहरा देखने के सिवा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। उसने फिर कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, उसने अपने माँ बाप से भी मिलवाया है, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं शादी की बात अभी तक नहीं कर सका हूँ। अगली बार जब मैं आऊँगा तो बात कर लूँगा। फिर वहाँ का दुकान मकान बेचकर यहीं उसी के साथ कलकत्ता में सेट कर जाऊँगा। एक छोटा सा घर फ्लैट ले लूँगा और एक बार फिर कोई काम यहीं कलकत्ता में शुरू करूँगा। वह कुछ और कहता, इसी बीच टीटी आ गया और टिकट चेक करने लगा। हमारी बातें रुक गई। थोड़ी देर बाद टीटी चला गया। वो फिर शुरू हो गया। मुझे नींद सी आनी शुरू हो गई थी। मैंने कहा, गुप्ता जी, अब सोना चाहिए। उसने कहा, सर, आप बोर हो रहे हैं मेरी बातों से। मैंने कहा, नहीं, दरअसल मैं थक सा गया हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए बोला मैंने। वैसे आप बतलाइए, मैं सब सुन रहा हूँ। उसने कहा, सर, एक बात बताइए, मुझे जीने का हक है कि नहीं? मैंने कहा, बिल्कुल है, जिंदगी आपकी है, आप जैसा जीना चाहो जियो, कौन रोकता है आपको? वो प्रसन्न सा हो गया, बोला, मैं आपसे यही सुनना चाहता था। मैं नहीं जानता वो मुझसे क्या सुनना चाहता था। वह एक औपचारिक बातें थी जो मैंने उससे कहा था। फिर हम दोनों सोने का उपक्रम करने लगे। मैं करवट लेकर सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो व्हाट्सएप पर लगा हुआ है। उसका चेहरा चमक रहा था, बार बार मैसेज ब्लिंक हो रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। शायद उसी लड़की का मैसेज आ रहा था जिसका जिक्र गुप्ता ने किया था। बरसों बाद हमारी पहली मुलाकात थी, एक लंबे अंतराल के बाद। भोर में ट्रेन जब समस्तीपुर में रुकी तो उसने मुझे भी उठाया और चाय लेकर आ गया। उसे वही उतरना था और मुझे अभी 1 घंटा से ज़्यादा का जर्नी बाकी था। अभी 1 से 1.5 घंटा लगता अभी मुझे मुजफ्फरपुर पहुंचने में। फिर वह चला गया। गुजरते वक्त के साथ मैं उसकी कई बातों को भूल सा गया। लगभग 1 साल बाद मेरे अपने शहर से कुछ लोग मुझसे मिलने आए। वे लोग हावड़ा में एक होटल में ठहरे थे। थोड़े से जमीन जायदाद की खरीद बिक्री की बात करनी थी उन लोगों को हमसे। मैं टैक्सी से हावड़ा पहुंचा। टैक्सी वाले ने टैक्सी होटल के सामने रोक दिया। टैक्सी का भाड़ा देकर जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी नज़र एक जगह टिक गई। एक मैला कुचला, लगभग फटा सा शर्ट और गंदा सा पैंट पहने एक आदमी को मैंने टी स्टॉल पर खड़ा देखा। मेरे अंतः मन में
एक विचार आया, शायद मैं उसे जानता हूँ, मगर स्पष्ट कुछ भी नहीं हो सका। उसका चेहरा मेरे मन में स्थापित किसी चेहरे से हूबहू मिल रहा था, लेकिन मुझे यह मुमकिन नहीं लगा। कहाँ गुप्ता का वह रौनकदार खूबसूरत हंसता हुआ चेहरा, कहाँ यह मलिन दुर्भिक्ष सा चेहरा। नहीं नहीं, गुप्ता नहीं हो सकता। फिर तभी मेरे शहर से आए लोग नीचे आ गए। प्रणाम और अभिवादन करने के बाद मैं उनके साथ होटल के कमरे में चला गया। काम की बातें होती रही और काफ़ी वक्त बीत गया उन लोगों से बात करते करते। फिर काली मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया। मैं उन लोगों के साथ मंदिर चला गया। लौटते लौटते शाम हो गई। अब मुझे घर लौटना था। वे लोग ऊपर होटल में चले गए और मैं फिर उसी टी स्टॉल के पास खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। मनुष्य का मन भी विचित्र होता है। एक बार फिर मैंने मुड़कर उस आदमी को ढूंढा। संयोगवश उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई। वह थोड़ा घबराकर पीछे हट गया। मुझे शंका होने लगी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और नजरें चुराने लगा। मैं अचानक बोल उठा, गुप्ता जी। वह जहां का तहां रुक गया। पलक झपकते ही उसकी आंखों ने आंसुओं से भर दिया। डबडबाई आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और लपक कर मेरे पैरों से लिपट गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। कहीं से कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। सुनाई दे रही थी तो उसके रोने और सिसकने की आवाज। लोग जमा होने लगे थे। आसपास से लोग गुजरते और कुछ न कुछ बोलकर थोड़ी देर रुकते। मुझे भी बांग्ला भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। पता नहीं वे लोग गाली दे रहे थे या कुछ और कह रहे थे। मैंने उसे उठाया और वहां से हटना ही मुनासिब समझा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर जाकर एक ऑटो में बैठ गया। उसको लेकर मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचा। 2 प्लेटफॉर्म टिकट लिया और अंदर दाखिल हो गया। एक जगह खाली देखकर हम दोनों जमीन पर ही बैठ गए। कुछ देर यूं ही खामोशी रही। फिर मैंने पूछा, यह सब हुआ कैसे? वह फिर रोने का उपक्रम करने लगा। मैंने सख्ती से उसे डांट कर चुप कराया और बोला, इत्मीनान से सारी बातें बताओ, नाटक मत कर। उसने कहना शुरू किया। वह किसी ऑफिस में काम करती थी। गुप्ता किसी काम से उस ऑफिस में गया था। वहाँ सबके सब बंगला बोल रहे थे। वह एकमात्र लड़की थी जिसे हिंदी का भी ज्ञान था। उसने गुप्ता की काफ़ी मदद की। औपचारिकतावश गुप्ता ने उसे चाय का निमंत्रण दिया, लेकिन लड़की ने कहा कि शाम के वक्त वह ड्यूटी से फ्री होगी तब साथ साथ चाय पी सकती है। वह काफ़ी आकर्षक और हंसमुख लड़की थी। गुप्ता को कोई विशेष काम तो था नहीं। वो वहीं रुक कर उसका इंतजार करने लगा। 1 घंटा बाद वह सीधे उसके पास आई और उसको लेकर बगल के रेस्टोरेंट में चली गई। काफ़ी देर तक दोनों ने वक्त बिताया। बिहारियों में एक खास आदत होती है मेहमान नवाजी का। जब वह दिल से किसी से मिलता है तब आप भगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। फिर तो यह बात एक निहायत खूबसूरत लड़की की थी। गुप्ता जो कल तक औरतों की परछाई से नफरत करता था, न जाने उस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि उसके सम्मोहन में फंस सा गया। उसने दबे जुबान से उसका नंबर मांगा। लड़की ने सहजता से उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और फिर गुप्ता ने पूछा, कहाँ रहती हो? उसने अपना पता भी बता दिया। लड़की ने पूछा, आप जानते हैं इस जगह को जहाँ मैं रहती हूँ? गुप्ता ने कहा, नहीं, मैं कलकत्ता के लिए नया नया आया हूँ, कुछ नहीं जानता। एक काम से आया था और वह काम तुम्हारे ऑफिस का था, इसलिए मिलने चला आया ऑफिस में। फिर बातों का ऐसा सिलसिला चला कि दोनों एक ही टैक्सी में बैठ गए। गुप्ता उसे उसके घर तक छोड़ने चला गया। मोबाइल पर बातें होने लगी। गुप्ता उससे मिलने उसके ऑफिस जाने लगा। वहाँ उस लड़की के एक सहकर्मी से गुप्ता को मिलाया। उस लड़की ने मिलाया। उस लड़का ने गुप्ता से पूछा, आप ठहरे कहाँ हो? गुप्ता ने बताया, हावड़ा में एक होटल में ठहरा हूँ। उस लड़के ने कहा, वहाँ तो होटल बहुत महंगा है, आप यहीं पास में वही होटल है, सस्ता भी है, वही क्यों नहीं रुक जाते? उस लड़के ने उस लड़की का नाम लेते हुए बताया कि हम लोग तो अक्सर पार्टी में मौज मस्ती के लिए उसी में चले जाते हैं। तब गुप्ता को यह बात समझ में नहीं आई। वह अंदर ही अंदर उस लड़की के आकर्षण में बहता चला गया। फिर उसने अपने घर वालों से गुप्ता को मिलवाया। लड़के के पिता का कोई कारोबार था जो घाटा में चल रहा था। वो कलकत्ता से कहीं बाहर था।
नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि गुप्ता का कभी कभी उसके यहाँ आना जाना होता, अगर वो नहीं जा पाता तो उसके माता पिता फ़ोन करके उसे बुला लेते हैं। उनका कोई बिजनेस था जो कलकत्ता के बाहर था, जो घाटे में चल रहा था। गुप्ता ने उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया और मदद किया भी। इस बीच जब वह उनके घर जाता तो कोई न कोई उसके घर पर नया आदमी देखता। वह लड़की उस आदमी के साथ अंदर कमरे में चली जाती और उसकी माँ बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती। गुप्ता को कुछ अटपटा लगता तो था। उसने पूछा भी। लड़की कहती उसका बॉस है या कोई और कलीग ऐसे ही मिलने आ जाता है। इधर उसके माँ बाप गुप्ता से बड़ी आत्मीयता से बात करते। गुप्ता सहज प्रकृति का आदमी था। जिंदगी ने बहुत धोखा दिया था उसे। वह धीरे धीरे उस लड़की के आकर्षण में बढ़ता चला गया। जब कभी वह उसे वक्त देने के लिए कहता, वह कोई न कोई बहाना बना देती और अपने दूसरे पुरुष मित्रों के साथ सैर सपाटा और ऐश मौज में लगी रहती। इधर गुप्ता से बहुत सारा रुपया भी खर्च करवाने लगी। गुप्ता उसकी ज़रूरतों को पूरा करने लगा। एक उम्मीद थी कि शायद वह उसे अपना लेगी। गुप्ता ने बताया कि उसे परखने का मौका बहुत मिला था, पर मेरी आंखों में उसके रंग रूप का ऐसा नशा चढ़ा था कि हकीकत से मैं कोसों दूर रहा। पहली बार उसके साथ काम करने वाले लड़कों का बर्थडे था। संजोग से गुप्ता भी वहाँ था। पार्टी शाम में थी। वह अन्य लड़कों के साथ चली गई। रात में 11 बजे तक 4 लड़कों ने बंद कमरे में पार्टी किया। उस पार्टी में वह अकेली लड़की थी और 3 लड़के। आखिर में 11 बजे रात में एक लड़का नशे में झूमता झामता बाइक पर बैठाकर उसके फ्लैट तक छोड़ आया। मुझे तब भी होश न आया। गुप्ता ने जब ये बात कहा कि उसको होश नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और नफरत से भी होने लगी। गुप्ता ने बोला, फिर बोलना शुरू किया गुप्ता ने, मैं लगातार होटल से खाना लेकर उसे देने जाता था। जब मैं फ़ोन करता कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारा खाना लेकर, तो वह बोलती अभी मैं दीदी के घर पर हूँ, 1 घंटा बाद लौटूंगी। मैं बाहर उसके घर के बाहर इंतज़ार करता रहता और वो अंदर। जैसा कि गुप्ता ने बताया, वह खाना लेकर उसके घर के बाहर इंतज़ार करता रहता और वह घर के अंदर किसी न किसी के साथ मौज मस्ती करती रहती। ऐसा कितनी बार हुआ जब, जैसा कि गुप्ता ने बताया, बोला कि मैंने अपनी आंखों से उसके घर से कितने लोगों को बाहर निकलते देखा, फिर भी होश में न आया। जो सफ़ेद कॉलर लोग हैं ना, वो इसी तरह करते हैं। ये औरतें और लड़कियां सेक्स वर्कर से भी गई गुजरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली। यह कहते कहते और फपक फपक कर रोने लगा। ठीक है अनुराग, तुम यह बताओ लड़की का नाम क्या है? उसके माँ बाप से मिले हो, उसके घर गए हो, उसके माँ बाप का नाम बताओ और रहती कहाँ है, पता बताओ, मैंने उससे कहा। गुप्ता ने एक बार मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली और मरियल सी आवाज़ में बोला, नहीं सर, वह एक उच्च खानदान और बड़ी उच्च जाति की लड़की है। आप कुछ न कुछ कर देंगे, उससे उस परिवार की प्रतिष्ठा मिट जाएगी, वह बदनाम हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जी में आया कि इतना थप्पड़ मारूं उसके चेहरे पर कि साले की शक्ल बिगड़ जाए, लेकिन स्टेशन पर बैठा था, जगह उपयुक्त नहीं थी। किसी तरह मैंने खुद पर संयम रखा और कहा, गुप्ता, जब भूख लगी हो तो होटल की चमचमाती थाली में खाकर भूख मिटाई जाती है, लेकिन कोई भी होटल की थाली को अपने पूजा घर में नहीं रखता। और ये जो बड़े खानदानी लोग हैं, तथाकथित उच्च वर्ग और समाज से आते हैं, उनकी घिनौनी सूरत तुमको अब भी दिखाई नहीं दे रही है? साले तुम पागल हो गए हो। तुम इतने बर्बादी के बाद भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। अब मैं तुमको क्या बतलाऊं? क्यों उसका गुणगान बार बार किए जा रहे हो? क्या समझ रहे हो तुम्हारे बगैर वो मर जाएगी? अरे आज तुम छोड़ोगे, कल दूसरे को अपना लेगी। वो लोग प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल लोग हैं। शहर में ऐसे ही प्रोफेशनल लोग रहते हैं। लेकिन गुप्ता मेरी बातों को पता नहीं सुन रहा था या नहीं सुन रहा था, ये तो मैं नहीं जानता। वो लड़की काफ़ी ट्रेंड थी और कुशल अभिनेत्री थी। उसने गुप्ता का सारा जमा पूंजी निकलवा लिया और उसी पैसों से अपने अन्य बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मनाती रही। कई बार गुप्ता ने उसे रंगों हाथे पकड़ भी लिया, लेकिन
दिल के हाथों वह बहुत मजबूर था, सब कुछ सहता रहा वो। और आखिर में उसने गुप्ता को एक दिन जलील कर दिया। उसने अपमान उस अपने अपमान से घायल गुप्ता अब ऐसा हो गया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका। कुछ दिन पहले उसने उसके नाम से कहीं कोई फ्लैट बुक किया था 20 लाख रुपए में। समस्तीपुर का दुकान बेचकर सारा पैसा उस पर लुटा चुका था। अब घर जाकर भी कुछ शुरू करना मुमकिन नहीं था। इधर अब भी उस लड़की को लौटने की उम्मीद लगाए बैठा था। वह कलकत्ता भी छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ा पैसा बचा था, उसी से ही टी स्टॉल खोलकर होटल के सामने चाय बेचकर जिंदगी गुजार रहा था। एक लड़की, एक औरत के झूठे प्यार के चक्कर में उसने अपना सम्मान, मान मर्यादा, धन, पद प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म कर दिया था। मैंने उससे कहा, अभी वक्त है, घर लौट जाओ, जिंदा तो हो कम से कम। उसने कहा, नहीं सर, मैं अब इसी शहर में मरूंगा, कभी तो उसको मेरी याद आएगी। मैंने कहा, इतना होने के बाद भी तुम ऐसा सोचते हो? साला तुम सुअर की सोच रखते हो। उसने कहा, हाँ सर, जब तक जिंदा हूँ उसे प्यार करता रहूँगा, भले ही वो बेश्या क्यों न हो। कभी तो वह थकेगी, कभी तो उसका रंग रूप फीका पड़ेगा, तब शायद उसको मेरी ज़रूरत पड़े। मैं अवाक रह गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। उस दिन किसी तरह शांत कराकर मैं अपने घर लौट गया और रास्ते भर न जाने मैं क्या कुछ सोचता रहा, गुप्ता के बारे में, उस लड़की के बारे में, समाज में बदलते परिवेश के बारे में। और आज टीवी पर लावारिस लाशों की शक्ल दिखाई जा रही थी शिनाख्त के लिए। उसमें एक शक्ल गुप्ता से मिलती जुलती थी। मैं भागा भागा हावड़ा पहुंचा। वहाँ टी स्टॉल था, जहाँ उसका टी स्टॉल था। वहाँ लोगों से पूछने पर पता चला कि कल शाम में एक लड़की और लड़का होटल जाने लगे तो गुप्ता ने उस लड़की को आवाज़ दिया। वह लड़की मुड़कर उसके पास आई और जोर जोर से उस पर कुछ बोलने लगी। तभी उस लड़की के साथ आए लड़के ने कुछ और लड़कों को फ़ोन करके बुला लिया और सबने मिलकर गुप्ता को बहुत पीटा और चले गए। अपमान से तिलमिलाकर गुप्ता ने जहर खा लिया और यही दम तोड़ दिया। फिर पुलिस आई और लाश को लावारिस समझकर ले गई। थोड़ी देर में लोगों ने मुझसे पूछा, आप इसके कुछ लगते हैं क्या? मैंने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं उसका कुछ नहीं लगता, वो मेरा कुछ नहीं लगता था। दरअसल उसका 150 रुपया मुझ पर बाकी था, वही देने आया था। एक बंगाली मुसाए आगे बढ़कर आए और बोले, आप मुझे दे दीजिए। वे बोले, मैं दान कर दूंगा उसके नाम पर। मैंने 150 रुपया उस बंधु को थमाया और टैक्सी पकड़ ली। रास्ते भर मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। दोस्तों, आज मैं शेक्सपियर की उस कविता का सही माने में मतलब समझा। बिल्कुल सही अर्थ आज समझ में आया।